हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर सीमा कुमारी, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, प्री लॉ 2। आज मैं एक टॉपिक बताने जा रही हूँ और इससे पहले वाले क्लास में जो मैं टॉपिक बताई थी तो उसका कुछ बचा हुआ है, वो मैं दूसरे दिन बता दूँगी। कोर्स कंप्लीट करना है। आज का यह टॉपिक है, आप लोग सभी जानते होइएगा, 1857 का सिपाही विद्रोह। 1857 का सिपाही विद्रोह, यह आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह पहला आंदोलन, क्योंकि 1857 मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इससे पहले मैं आप लोगों को बताई थी। इसका पीरियड है 1757 से 1857 और 1857 से 1947। तो 1757 प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर अंग मराठा युद्ध, प्रथम द्वितीय और बहुत सारा टॉपिक जो मैं आप लोग के बीच यह रखी टॉपिक बताई। तो यह 1857 के सिपाही विद्रोह होने का क्या कारण था, क्यों हुआ? मैं आपको क्लास में भी बताई थी कि क्रांति और युद्ध में अंतर होता है। औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, 1857 की क्रांति, तो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए मांगना। तो ऐसे भी हम अंग्रेज़ों के गुलामों के नज़ीरों में हम भारत के सभी लोग जकड़े हुए थे। 100 साल हो चुका था। आक्रोश तो अंदर अंदर पनप ही रही थी। तो कोई भी क्रांति अचानक नहीं होता है। तो यह जो 1857 का जो क्रांति का कारण है, कॉजेज ऑफ 1857, कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती है। सदियों से जब हमारे जन समुदाय सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, पीड़ित हमारे जो भी जन समुदाय है, हमारी जनता है, असहनीय माने सदन शक्ति जो है वह समाप्त हो जाती है। जब उनका दबा हुआ असंतोष टूट पड़ता है, तब वह ज्वालामुखी की तरह लावा उगलने लगता है और यही होता है क्रांति का असली रूप, जो कि 1857 के सिपाही विद्रोह में हुआ था। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि यह क्रांति का कारण क्या बना था। तत्कालीन कारण भी होता है कि अंदर से ज्वालामुखी अंदर से धधक रहा है और लोग, जनता या लोग कुछ कर नहीं पा रहा है। अचानक कोई ऐसा हुआ और वह प्रस्फुटित हो जाता है। तो यही 1857 के सिपाही विद्रोह का कारण हुआ। ऐसा माना जाता नहीं, हकीकत में हुआ कि जनवरी 1857 ईस्वी के आरंभिक दिनों में डमडम छावनी का, यह आप ध्यान से सुनिए, डमडम छावनी का एक ब्राह्मण सिपाही अपने लोटे में पानी लेके आ रहा था। एक निम्न जाति के खलासी ने, जो डमडम के कारतूसों की फैक्ट्री में कार्य करता था। कारतूस आप लोग जानते होइएगा, जो उसमें बंदूक उस समय लगाया जाता था। उससे पीने के लिए पानी मांगा ब्राह्मण से। ब्राह्मण सैनिक ने इनकार करने पर उसने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हारा जाति अब शीघ्र ही भंग हो जाएगा। क्यों कहा, आप सुनते रहिए। क्योंकि अंग्रेज जिन कारतूसों को तुम्हें प्रयोग के लिए देंगे, उनमें क्या रहेगा, तो प्रयोग के लिए देंगे उनमें सूगर और गाय की चर्बी मिली होगी। क्योंकि वह खलासी, इसलिए बताया वह खलासी,
क्योंकि वह खलासी कारतूस बनाने वाले फैक्ट्री में कार्य करता था। स्वाभाविक है, छुआछूत का प्रथा शुरू से आ रहा है। तो वह पानी मांगा, नहीं दिया, तो उसको एक गुस्सा आया और वह देख रहा था ऐसा कि ऐसा बनता है। तो वह इस चीज़ को उस ब्राह्मण सैनिक से वह बोला। अचानक तो वह क्या हुआ, सैनिक जो है उस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि नहीं यह गलत बोल सकता है। वह सूचना अपने सैनिकों को छावनी में जाकर दिया। यह सूचना जो है शीघ्र तुरंत बैरकपुर की छावनी में भी पहुंच गई। 19वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। वो लोग बोला कि मैं इस कारतूस का प्रयोग नहीं करूँगा। परंतु बाद में सैनिक तो शांत हो गए और इनके नेताओं को अनुशासनहीनता के लिए दंडित किया गया। फिर भी गवर्नर जनरल ने 19वीं रेजिमेंट को समाप्त करने के आदेश दे दिए कि नहीं, अगर ये नहीं प्रयोग करेगा तो इस रेजिमेंट को समाप्त ही कर दो। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने इस कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दी। और क्या हुआ, इसमें एक सैनिक जिसका नाम अमर है, वह है मंगल पांडे, ने अपने सार्जेंट मेजर को गोली मारकर हत्या कर दी और सैनिकों को अपने धर्म की रक्षा के लिए ललकारा। लेकिन उसे और उसके साथियों को पकड़ लिया गया और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। अब इसके बाद 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई। इस प्रकार की घटनाएं अंबाला और लखनऊ में हुई तथा लखनऊ रेजिमेंट को भंग कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि यह इसका क्या कारण बना, कैसे गोली मार दिया और कैसे उसको पकड़ लिया। और वह सिपाही कौन, क्या नाम था, तो मंगल पांडे, जिन्होंने सबसे पहले इसमें अपना हाथ उठाया कि मैं इसका नहीं प्रयोग करूँगा, क्योंकि गाय और सुगर दोनों हर जाति के लोग सैनिक में रहते थे। ब्राह्मण, यानी हिंदू धर्म के मानने वाले गाय, और मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो है उन्हें शुगर पर्ची, तो दोनों के चर्बी को उसमें यूज किया जाता था। तो कोई भी कारण होता है, वह कारण, बहुत सारा कारण होता है, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। तो यह 1857 का क्वेश्चन भी आता है कि 1857 के सिपाही विद्रोह के कारण क्या क्या थे। यह सिपाही विद्रोह के राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण क्या थे। कभी क्वेश्चन आता है कि इसका स्वरूप क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ। तो आप अगर डिटेल्स में पूरा पढ़ लेते हो तो किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। तो यह 1857 का जो विद्रोह अचानक नहीं हुआ करता था। अंग्रेज राज के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। यह 100 वर्ष का यह इतिहास जो था, यह षड्यंत्र के तहत धोखेबाजी, आर्थिक शोषण की जीवन की दासना था, जो प्लासी उससे प्रारंभ होकर डलहौजी के शासन काल तक आते आते यह चरम सीमा तक पहुंच चुका था। भारतीयों में हर वर्ग, देसी हमारे जो भी थे, जमींदार, कृषक, सभी सैनिक, श्रम, अंग्रेजों के जो लोग और शोषण से बहुत तबाही में थे। असंतोष की चिंगारी यहाँ हर जगह फैल चुका था। विद्रोह जो था वह होना स्वाभाविक हो चुका था। अंग्रेजों के जो स्थिति थी वह बहुत भयावह हो चुका था। हमारे भारत के जनता बहुत त्राहिमाम हो चुके थे। 1857 की यह
वह ज्वालामुखी उठ ही पड़ा, जिससे हम यह भी कह सकते हैं कि यह ज्वालामुखी जो फूटा यह बहुत सारा इस रूप में ले लिया और ब्रिटिश साम्राज्य का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बिगुल जो यह बजा, उनके लिए यह एक भयावह दृश्य आया सामने में, जो वह सोच भी नहीं रहे थे कि वह अपने तानाशाही से जो भारत की जनता को वह जकड़े हुए थे उससे कुछ आवाज़ें निकली। बहुत सारे कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक, सैनिक। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या था। अंग्रेज की साम्राज्य विस्तार की नीति से भारतीय नरेश को यह भय उत्पन्न हो गया था कि अंग्रेज धीरे धीरे उन सभी के राज्यों को समाप्त कर देंगे। कुछ अंग्रेज पदाधिकारी के विचार और नीतियों ने इस भय को और अधिक बढ़ा दिया। डलहौजी की साम्राज्य विस्तार की नीति ने नरेशों के इस भय की पुष्टि की थी। इस कारण भारतीय नरेश अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए उत्कृष्ट हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। इसी कारण उस समय ये अफवाहें फैली कि भारतीय नरेश अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। बहुत सारे राजनीतिक कारण आए कि उस राजनीतिक कारण में और सारा पॉइंट आता है कि भारतीय जो थे, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार जो था वह पूरे भारत में फैल चुका था। बहुत नैतिकता की कमी थी, कोई स्थान नहीं रहा जहां वह डलहौजी के अपहरण नीति प्रारंभ की और वह गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। उसकी इस नीति से में भारतीय शासकों के मस्तिष्क में भयंकर आशंका और अशांति उत्पन्न कर दिया। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण और बहुत सारा इसमें पॉइंट है। इसी तरह सामाजिक कारण भी आपके सामने में आता है। भारतीय जो थे प्रजा भी अंग्रेजों की नीति से असंतुष्ट थी। झांसी, अवध, सतारा, पेशवा, भोसले आदि के राज्य समाप्त कर दिए गए। राज परिवार के सदस्यों का अपमान हुआ तथा बड़े बड़े सम्मानित व्यक्तियों को अपनी रोटी कमाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। इसे उनकी प्रजा उनकी जो प्रजा थी वह पसंद नहीं कर सकी थी। नवीन शासन किस प्रकार का होगा, यह भय और शंका भी भारतीयों को थी। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि यह सामाजिक जो कारण था, यह राजनीतिक जो कारण था, यह कितना भयावह था कि भारतीय प्रजा जो थे वह अंग्रेजों से इसलिए भी असंतुष्ट थी क्योंकि वे समझते थे कि उनके शासन उनसे हजारों मील दूर, जो उनके शासक थे वह हजारों मील दूर रहते हैं। पठान, अफगान और मुगल भी भारत में आक्रमणकारी थे, परंतु वे भारत में ही बस गए थे और इस देश को उन्होंने अपना देश बना लिया था। अंग्रेजों ने ऐसी कोई कार्य नहीं किया था। इस कारण भारतीयों के हृदय और मस्तिष्क से अंग्रेजों के प्रति विदेशी की भावना नहीं निकल सकी थी। भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से इस कारण असंतुष्ट थे क्योंकि अंग्रेज मुगल बादशाह बहादुर शाह के साथ दुर्व्यवहार करते थे। लॉर्ड कैनिंग ने यह निश्चय कर दिया था कि बहादुर शाह की मृत्यु पश्चात मुगल बादशाह का पद समाप्त कर दिया जाएगा और उनमें उनका महल आदि भी छीन लिया जाएगा। आप लोग को मैं प्लासी के उसके पहले भी बताई थी कि कैसे मुगल साम्राज्य का नींव कमज़ोर हुआ, उसका शासक कैसे बहादुर शाह जफर कमज़ोर हुआ और अंग्रेज ने उस पर कैसे हावी हुआ और वह चाहता था कि इसके बाद जो मुगल इसका जितना महल है जितना है वह मैं ले लूँगा मैं, और वह ऐसा भी
किया। यह राजनीतिक कारण शुरू से वह पनप रहा था हमारे भारत के जनता के बीच। बहुत सारे अंग्रेज दुर्व्यवहार भारतीयों के साथ करते थे। मुसलमानों के असंतोष का कारण बहुत भी था। अंग्रेजों से मुसलमानों के अप्रसन्न होने के व्यवहारिक कारण भी था। सर सैयद अहमद खां ने अपनी पुस्तक भारतीय विद्रोह के कारण में अपना एक पुस्तक लिखे और भारतीय विद्रोह के कारण में लिखा है कि मुसलमान कुछ समय पहले ही राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने के कारण प्रतिष्ठित पद और सम्मान प्राप्त कर रहे थे। वे अंग्रेज सरकार से भी अपनी प्रतिष्ठा और पद में वृद्धि किए जाने की आशा करते थे, परंतु इसके लिए उनका मार्ग बंद था। इस कारण वे अंग्रेज से असंतुष्ट थे। तो स्टूडेंट देखते हैं कि यह राजनीतिक कारण क्या क्या था, आप लोग को मैं बता रही हूँ कि यह सब राजनीतिक कारण था। अब इसके बीच में आता है प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या था। उसके बाद इसका कारण आता है आर्थिक कारण। आर्थिक तंगी क्या थी, क्या कारण था, सामाजिक और धार्मिक कारण, और इसके लास्ट में तब आता है सैनिक कारण। और सैनिक कारण के बाद तो देखते हैं कि विद्रोह का आरंभ और विस्तार। तो आरंभ के बारे में तो मैं अभी तुरंत बताई कि यह आरंभ कैसे हुआ, किस कारण हुआ, और यह विद्रोह का दमन का क्या, अंग्रेजों ने विद्रोह के दमन में क्या किया, वह भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो प्रशासनिक कारण क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। अंग्रेजों के शासन से भारतीय संतुष्ट न थे। प्रथम, उन्हें जो नवीन शासन पद्धति को समझने की कठिनाई थी। जिस शासन को वह सदियों से वह देखते आ रहे थे, वह समाप्त कर दिया गया था। नवीन शासन पद्धति को वे शंका की दृष्टि से देखते थे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आया तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग का चल रहा है और कंटिन्यूअस आपको यह मैं बताया जा रही हूँ कौन गवर्नर जनरल बन के आया कैसे। और हर में आप देखते हैं जो भी टॉपिक मैं ले रही हूँ, यह टॉपिक में हम भारतीयों के साथ अंग्रेज कैसे दुर्व्यवहार, कैसे उसकी व्यवहार हम लोग के प्रति रहता था, हम भारत के जनता के प्रति, और यह सब कारण बनता गया। और यह युद्ध, इसके बाद यह विद्रोह हुआ 1857 की क्रांति। तो यह जो भी था वह उसे देख, जिस चीज में उसे लगता था कि भारत के जनता को इसे हित की चीज है, तो वह तुरंत उस चीज को खत्म कर देता था या उस पर अपना अधिकार जमा लेता था। कैसे देखे कि जो बड़े बड़े सभी को, जमींदारों को वह धरती पे ला दिया, वह अपने खाने के लिए मुताज होने लगा, उसे वह जमींदारी छीन लिया गया। तो यह सब बहुत भयावह चीज आए और 100 साल पूरा हो चुका था, यानी 100 साल के दमन चक्र में भारत के जनता जो है वह पिसा रहे थे। तो हम देखते हैं कि जागीरदार जो थे राजवंश के व्यक्ति के शासन से संबंधित थे और उससे विभिन्न प्रकार के लाभ और विशेष अधिकार प्राप्त करते थे, उसे हटा दिए गए थे क्योंकि अंग्रेज शासन में उनकी आवश्यकता नहीं थी। वे सभी अंग्रेज से असंतुष्ट थे। तृतीय, अंग्रेजों ने लगान व्यवस्था में जो परिवर्तन किए थे उससे भारतीय असंतुष्ट थे। किसानों को आर्थिक लगान देना पड़ता था। लगान संबंधी मैं आपको पहले भी बताई थी कि कैसे लगान को दिया जाता था, और अंग्रेज आपके उपजा से उसे कोई मतलब नहीं है, उसका जो टैक्स है, जो लगान है, वह आपको उतना दे देना है। आप भूखमरी के शिकार हुई, आपको उससे अंग्रेजों की उससे कोई प्रभाव नहीं थी क्योंकि उससे तो भारत के हर दृष्टि से उसे लेना रहता था, नोचना होता था, कैसे लूट के खसोट के मैं भारत के धन को अपने देश इंग्लैंड में लेकर हम वहाँ पे धन धान से भर दे। उसकी एक ही इच्छा थी और भारत की जनता को वह पहले में बताई थी, वो समझ गया था कि यहाँ का जनता कैसा है। इसके कारण ही तो वह यहाँ का इतना कम से कम 200 साल तक वह यहाँ पर शासन करता रहा। तो यहाँ वह कर का जो व्यवस्था था वो उसमें भी असंतुष्ट थे।
किसानों को अधिक लगान देना पड़ता था और जमींदारों को विशेष अधिकारों को जो था उपभोग और अवसर न कोई अवसर न रहा। चौथे, अंग्रेज की न्याय व्यवस्था भारतीयों के अनुकूल न थी। पांचवें, अंग्रेज की पुलिस व्यवस्था उस समय तक उचित रूप से स्थापित नहीं हुई थी तथा नागरिकों को सर्वदा अपने धन और अपने जीवन की रक्षा का भय रहता था। हर वक्त उसे अपना भय घिरा रहता था। तो हम देखते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था जो था उसका कारण जो था वह भी बहुत भयावह था। इसके बावजूद इसके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन ने कुछ अनदोष भी थे। अंग्रेजी शासक के कुछ अनदोष भी थे। भारतीय अंग्रेज अधिकारियों से नहीं मिल सकते थे। भारतीय जो थे वह अंग्रेज अधिकारियों से नहीं मिल सकते थे, जैसे कि वे अपने जमींदारों या ताल्लुकदारों से मिल लेते थे। अंग्रेजी शासन की एक मशीन की भांति कार्य करता था। वह उसे कोई भी अगर कार्य है तो उसे मिलना नहीं था। जैसे अपने जमींदार से वह जाते थे, कोई भी बात काम रहा, कोई भी रहा शिकवा शिकायत रहा तो वह करते थे। यह भी भारत की जनता के साथ शोषण होना शुरू हो गया। उस व्यक्ति विशेष का कोई महत्व ही नहीं था। भारतीय सदियों से व्यक्तिगत शासन को देखते आ रहे थे। इस कारण यह शासन उनकी भावनाओं के अनुकूल था। फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को शासन और न्यायालयों की भाषा बना देने से भी भारतीय असंतुष्ट थे, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे क्या था, अंग्रेजी भाषा के शासन पर फारसी स्थान की जगह पर वह अंग्रेजी अपना भाषा का उपयोग करना वह शुरू किया कि हमारा अंग्रेजी भाषा भी रहेगा, क्योंकि वह चाहता था कि भारतीयों को मैं इस भाषा का ज्ञान दूंगा, यहाँ के छोटे बच्चे से शुरू करूँगा तो यहाँ के जो जनता है वह इस चीज़ मेरा जो भाषा है तो समझ जाएगा, तो मुझे कठिनाई नहीं होगी। वह इस चीज़ के लिए अपने लैंग्वेज भाषा पर भी जोर दिया। लगान संबंधी नीति पर वह दृष्टिपात करते हुए तथा विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालते हुए स्वयं सर हेनरी लॉरेंस ने कहा था कि ए जैक्सन, जॉन लॉरेंस, थॉमस और एडमिंस्टन जैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत को इस स्थिति में ला दिया है। अंग्रेज की लगान नीति के विरुद्ध इतना प्रबल विरोध था कि अनेक स्थानों पर बिना सेना की सहायता के लगान एकत्रित नहीं किया जा सकता था। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि अंग्रेज जो है वह चरतरफा वार करता था। अंग्रेज का जो था वह अंग्रेज का भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में सम्मिलित न करना एक बड़ी बुराई थी। वह चाहता था क्या कि हम प्रशासनिक सेवा में भारतीयों को नहीं रखूंगा। यह उसका बहुत बड़ी बुराई थी। सैनिक और असैनिक सभी सार्वजनिक सेवाओं में उच्च पद पर यूरोपीय व्यक्तियों को ही सुरक्षित रखे जाते थे। स्टूडेंट्स, इसकी चर्चाएं बहुत सारे टॉपिक में हुआ है कि वह किसी भी और कब से दिया है एक्ट के बारे में। मैं इससे पहले जो मैं एक्ट पढ़ाई थी उसके बारे में मैं बताई थी, किस एक्ट के तहत वह सबको अधिकार देना शुरू किया था, उसकी मजबूरी हो गई थी। उसके बाद अभी तो 1857 का यह सिपाही विरोध हुआ, तो 1909 और 1919 के एक्ट के तहत ये सब हुआ। तो और मैं शायद प्री-1 में पढ़ा भी चुकी हूँ आप लोग को। तो इसमें देखते हैं कि उनकी जो वेतन जो दिया जाता था, बड़ा पद सदर अमीन था जिसे 700 रुपये प्रति माह वेतन मिलता था। अंग्रेज का विश्वास था कि भारतीयों को उच्च पद देने से समस्त भारतीय असंतुष्ट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त वे किसी भी भारतीयों का उच्च पद पर आसीन होना सहज नहीं कर सकते थे। वह उस चीज को सहन नहीं कर सकते थे, उसे अपने एक अधिकार का क्षेत्र मानते थे। मेरा सैनिक जो भी है प्रशासनिक में सिर्फ अंग्रेज ही रहेंगे, भारत की जनता को मैं उसमें नहीं रखूंगा। बहुत सारा इसमें और सारे पॉइंट्स हैं,
अंग्रेज की न्याय व्यवस्था को भारतीय पसंद नहीं करते थे। एक छोटा सा किसान भी किसी जमींदार की शिकायत करता था तो जमींदार को न्यायालय में जाना पड़ता था। इस प्रकार सम्मानित व्यक्ति अंग्रेजी न्यायालयों से असंतुष्ट थे। निर्धन व्यक्ति इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि मुकदमे में धन और समय बेकार नष्ट होता था। शिक्षित भारतीय भी अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट थे। शिक्षित भारतीयों को यह आशा थी कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों की ऐसी कोई इच्छा न थी। शिक्षित भारतीयों को शासन में कहीं भी शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें अंग्रेजी शासन की सद्भावनाओं पर विश्वास नहीं रहा था। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के समक्ष विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ यह बताई। विद्रोह का कारण कौन कौन है इसके बारे में मैं चर्चाएं की, और अभी मैं आप लोग को 2 पॉइंट आउट की हूँ, डील की हूँ, उसके बारे में बताई कि राजनीतिक कारण क्या था और प्रशासनिक कारण क्या है। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण शॉर्ट में मैं आप लोग को बताऊंगी। आप खुद समझ जाइएगा, डिटेल्स में आप बुक में भी आप उसको पढ़ सकते हैं। आप लोग को मैं इसलिए बताती हूँ कि यह सिपाही विद्रोह के बारे मैं आपको इस जो टॉपिक हो के बारे में जब बताती हूँ तो इसको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और पढ़ना आप लोग का भी काम है। इस टॉपिक को आप लोग भी घर में किताब में इसको पढ़िए, देखिए और समझिए। मैं जो बता रही हूँ इससे आप समझिए और इसको विस्तार से अपने बुक से भी इसको पढ़िए। तो ये और सारा जो कारण सब है मैं थोड़ा थोड़ा कारण आपको मैं बताऊंगी और आप इसको और पढ़िएगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण बताऊंगी। उसके बाद बताऊंगी कि यह दमन चक्र, तब यह जब आंदोलन या विद्रोह हुआ तो क्रांति जब 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ तो फिर अंग्रेजों की दमन चक्र हमारे भारत की जनता पर कैसा चला और क्या यह सफल हुआ कि नहीं, इस काफ़ी चर्चाएं होगी नेक्स्ट क्लास में।